आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं गॉस लॉ पे ही। गॉस लॉ आज कंप्लीट करेंगे हम लोग और फिर उसके हेल्प से बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आज हम लोग गॉस लॉ को कंप्लीट करेंगे फ्लक्स निकालने के टर्म में, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो टर्म है वो हम लोग बात करेंगे आगे। जी ओके। तो आज जरा बात करते हैं डियर गॉस लॉ पे। तो कुछ क्वेश्चन लिया था हम लोगों ने, बहुत सारे किए थे कि अगर चार्ज दिया रहेगा तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे। अब जरा ध्यान समझो, क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक प्लेट है और ये प्लेट इनफाइनाइट प्लेट है। कौन सी प्लेट है डियर? इनफाइनाइट। बेसिकली इनफाइनाइट प्लेट की कोई बाउंड्री नहीं होती, तो आप बोलेंगे कि इनफाइनाइट प्लेट रखा हुआ देखो, इसकी बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो कुछ बनेगा नहीं फिगर में। तो बेसिकली इनफाइनाइट प्लेट को बाउंड्री यहाँ ना करने का मतलब है कि जो चार्ज का डिस्टेंस उसके कंपेयर में उसकी साइज बहुत बड़ी है, इसलिए उसको बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही। हमको आपको हो सकता दिखाई दे जाए, जैसे अगर ये 1 मीटर बाई 1 मीटर है, या 1 मीटर बाई 2 मीटर है, या 3 मीटर बाई 4 मीटर है, और एक सीट से 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे हो, तो 1 मिलीमीटर के कंपेयर में जो होता है 2-4 मीटर, दे आर द इनफाइनाइट, राइट। ध्यान समझो, यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट सीट है हमारे पास। इस इनफाइनाइट सीट के सामने एक चार्ज क्यू रखा हुआ, कह रहा आप बताइए इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द इनफाइनाइट सीट। तो ध्यान समझो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। ठीक, हमने एक क्वेश्चन किया था कि अगर एक हमारे पास हेमीस्फीयर है, क्या था ये? हेमीस्फीयर, इसके सेंटर पे चार्ज रखा जाए तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। आई होप कि यू रिमेंबर द आंसर। The phi will be equal to Q divided by 2 epsilon naught. How much? Phi is equal to charge divided by 2 epsilon naught. और निकाला कहते सब बेसिक पे जाओगे तो समझ में आएगा। देखो इसके यहाँ से जब हम लोगों ने सामने से देखा था और इधर एंड को मिलाया था, ये एंगल आया था 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना आया था बेटा? 90 डिग्री चारों तरफ। ये तो एक प्लेन में हो गया ना, 3D फिगर है, हर तरफ मिलाओगे 90 डिग्री आएगा। इज इट ओके? तो फ्लक्स कितना आता है भाई? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जरा यहाँ ध्यान से देखो, ये अगर इनफाइनाइट है बेटा, तो यहाँ से इसके किसी भी एंड को मिलाओगे, सब कितने एंगल पे जाएंगे? 90 डिग्री पे। कितने एंगल पे जाएंगे? 90, क्योंकि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाओगे, यहाँ से समझो ऐसे बहुत दूर के पॉइंट को मिलाओगे तो आपको पता है अप्रोक्सीमेट टू 90 डिग्री जाएगा, राइट। ये और ये सिमिलर हो गए, ध्यान समझना। जैसे अब जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात कर रहे थे तो बोले थे एक लाइन चार्ज और एक सेमी सर्कल, याद है? दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सेम आया था। इससे भी आया था 2k लैम्डा बाई आर, और इससे भी आया था बेटा 2k लैम्डा बाई आर। तो यहाँ पे भी था फ्लक्स के टर्म में भी समझ लो जरा सा कि जो हेमीस्फीयर है दिस बिहेव लाइक अ प्लेन सरफेस, राइट ना। इनफाइनाइट प्लेन सरफेस का जो रिजल्ट है वो इसके साथ सिंक्रोनाइज होगा। तो इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ तो कितना फ्लक्स हुआ? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ भाई? तो आंसर बिकम वेरी सिंपल, Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन, राइट। ओके, ये हो गया आंसर है, ओवरऑल आंसर हुआ। अब जब ध्यान समझ रहे इसी क्वेश्चन को, अब थोड़ा बदले देखा आप कितना फ्लक्स का डायरेक्शन वगैरह भी समझते हो कि नहीं। हालांकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे देखो जरा सा, अगर एक यहाँ पे हम लोगों ने रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज क्यों रखा है, आपसे पूछा कितना फ्लक्स होगा इससे। इनफाइनाइट है, ध्यान रखना। ये कौन सी सीट है भाई? इनफाइनाइट। कितना फ्लक्स होगा? तो यू नो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक किसी ने यहाँ पे भी रख दिया, इससे इस साइड पे प्लस Q चार्ज, पूछा अब कितना फ्लक्स होगा, तब आंसर हो जाएगा बेटा 0। अब पूछो 0 काहे होगा? अब रीजन समझो, इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाने वाली वो इधर की तरफ होगी, यस, और इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाने वाली वो इधर की तरफ होगी। तो अगर आप इस सरफेस, ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, अगर इधर वाला फ्लक्स को आपने प्लस बोला हुआ है तो इधर वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? माइनस। ऐसे समझो, एक लाइन इधर से चला गया, दूसरी लाइन इधर से वापस आ गई, इसकी वाली लाइन वापस आ गई, इसकी लाइन क्रॉस करके, तो टोटल कितना किया? तो एक गया एक वापस आ गया, तो कितना इसे क्रॉस किया भाई? 0। तो ध्यान रखना, डायरेक्शन पे भी देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना लेना, उससे पता लग जाएगा कि सरफेस को ये इधर की तरफ क्रॉस कर रहा है, ये भी इधर की तरफ, दोनों से बराबर होगा। इसका आंसर 5 0 कैसे लिखेंगे? इसकी वजह से अगर हम लोग लिखते हैं Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस प्लस Q की वजह से लिखना पड़ेगा माइनस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर टोटल कितना हो जाएगा?
जीरो। इज इट ओके? कहानी समझ में आ रहा है कि अगर एक प्लेन है, एक चार्ज यहां रख दिए हम लोग, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है बहुत सारी, एक ड्रॉ किया हमने, इधर की तरफ होगी, तो इसका फ्लक्स अगर आप प्लस देते हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी सरफेस से इस डायरेक्शन में है, तो इसका फ्लक्स माइनस में होगा। वैल्यूज तो सेम है, आपने भी देखा, इनफाइनाइट चार्ज से चार्ज रख दें, दूरी का कोई मतलब नहीं क्योंकि इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसकी वजह से Q/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में और दूसरे की माइनस में, जीरो हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ दूसरे ढंग से थोड़ा दे देते हैं, यहाँ पे रखा है लेकिन माइनस क्यू चार्ज रख दिया। इस डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट है, ध्यान रखना। ये डी दिया है, 2D डी दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इनफाइनाइट का मतलब हो गया ये डिस्टेंस इसके साइज के कंपेयर में बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा में चाहे डी रखो चाहे 2D रखो, कोई फर्क नहीं। हाँ, आप पूछ रहे क्या प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, अब कितना हो जाएगा? एक तरफ प्लस क्यू रखा गया, एक तरफ माइनस क्यू, तो क्या बोलो अब कितना हो जाएगा? तो बहुत सिंपल है, देखो मैं बता रहा हूं आपको। क्या करोगे, ये प्लस क्यू है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होंगी इधर की तरफ, यस नो बोल दो, और इससे जो फील्ड लाइनें होंगी भाई वो भी चार्ज की तरफ, इधर ही की तरफ होगी ना, नेगेटिव चार्ज है फील्ड लाइन, तो दोनों से जो फील्ड लाइन है वो एक ही डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है। इससे जो क्रॉस कर रहा है और जो इससे क्रॉस कर रहा है, दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है, तो इससे भी वही होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, और इससे भी यही होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, सेम डायरेक्शन में बेटा, तो इट विल बी इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। दोनों क्वेश्चन बना लो, एक प्लेन शीट लिया, इधर भी एक प्लस क्यू चार्ज, इधर भी प्लस क्यू चार्ज, एंड फ्लक्स विल बी जीरो, रीजन समझा दिया गया है। यहाँ पे देखो एक प्लस क्यू चार्ज, एक माइनस क्यू चार्ज, बीच में प्लेन है, पूछा कितना फ्लक्स, Q/एप्सिलॉन नॉट, इसका भी रीजन समझा दिया गया। इज इट क्लियर? हो गया बेटा, चार्ज दिया रहे तो फ्लक्स निकालना। अब उसमें क्वेश्चन है, वेराइटीज है, आप करते रहिए, बहुत सारे मिलेंगे। अब कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग ऐसे करते हैं जिसमें कि फ्लक्स दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा तो निकाल लेंगे, और पूछेगा कि अंदर चार्ज कितना है, तो जनरली क्लोज में पूछेगा। किसमें पूछेगा? क्लोज में, कि बताओ इसके अंदर चार्ज कितना है। तो अब इसका रिवर्स वाला क्वेश्चन हो गया ना, उल्टा डायरेक्शन का क्वेश्चन, कि फ्लक्स दिया रहेगा और आपको चार्ज बताना है। यहाँ चार्ज दिया था, फ्लक्स बता रहे थे, फ्लक्स दिया रहेगा, वो क्या बताना है? चार्ज बताना है। आ जाओ तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके भी क्वेश्चन उसके भी आते हैं। तो सबसे पहला एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग यार, कि भाई हमारे पास एक क्यूब है, इसके ज्यादातर क्वेश्चन क्यूब से ही आएंगे, ध्यान रखना। राइट, ये क्यूब है हमारे पास, कह रहा है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इस डायरेक्शन में है, जिसकी यहां पे वैल्यूज दी, सरफेस पे वैल्यूज दिया हुआ है E1, मान लेते बेटा 40 न्यूटन पर कूलम, 40 न्यूटन पर कूलम, और इस सरफेस तक आते आते इसकी वैल्यूज दे दिया गया है, E2 बदल गया है बेटा, और इसकी वैल्यू दिया हुआ 60 न्यूटन पर कूलम, कितना दिया हुआ है? 60 न्यूटन पर कूलम, राइट। इसी डायरेक्शन में है, आप इसको एक्स एक्सिस देके आई कैप भी लिख सकते थे, ठीक है, फिलहाल इग्नोर करो। दिखाई दे रहा ना, ये क्यूब रखा हुआ है, ये है क्यूब, राइट। इस क्यूब के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे जा रही हैं, इधर से निकल रही हैं, यहाँ पे जिस सरफेस से पहुंच रहा है तो यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ कितना भाई? 40। यहाँ से जब निकल रहे हो समझ उसकी वैल्यूज कितनी हो गई? 60। कर इस क्यूब के अंदर, इस डब्बे के अंदर कितना चार्ज क्लोज्ड है, इसके लिए इसका साइड दिया हुआ है। क्यूब का साइड दिया हुआ बेटा, क्यूब का जो साइड है दैट इज 20 सेंटीमीटर। हाउ मच इट इज? 20 सेंटीमीटर। तो जरा ध्यान से इसको समझो, यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा समझ में आएगा। इस क्यूब से क्यूब के कितने सरफेस होते हैं? 6 है ना, कितने? 6, ये बाकी 4, ठीक। अब जब ध्यान देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे जा रही हैं, तो इससे तो क्रॉस करेगा, इन करेगा, है ना, और इससे बाहर निकला। क्या इससे कोई लाइन पार करेगा? नहीं, टेंजेंट हो जाएगा। देखो हाथ मेरा इसके ऊपर टेंजेंट है, तो अंदर नहीं जा रहा है, इसके टेंजेंट बन रहा है। क्या बन रहा है? इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा। इस पे भी देखो टेंजेंट बन रहा है, इस पे भी, पीछे वाले पे भी टेंजेंट बनेगा और नीचे वाले पे भी टेंजेंट बनेगा। तो ये 4 सरफेस जो हैं
इनसे कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगा, राइट। किससे पास करेगा? सिर्फ इससे और इससे। तो आपको इन्हीं दोनों का निकालना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं भाई इसका एरिया होगा S1, जिसका डायरेक्शन आपको पता है और नॉर्मल आउटवर्ड होता है तो ये S1 है। इसका एरिया इधर की तरफ होगा S2, जिसका डायरेक्शन इधर है। पूछे वैल्यूज कितनी होगी, तो यू नो द वैल्यूज की कितनी होती है भाई, साइड का स्क्वायर। तो एरिया तो साइड का स्क्वायर एस लिख ही सकते हो बेटा। S1 और S2 मैग्नीट्यूड में बराबर ही है। कितना? 0.2 सेंटीमीटर है ना ये, इसको मीटर में बदलोगे कितना हो जाएगा? 0.2 का स्क्वायर कितना? 0.04 या 4 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। ज्यादा अच्छा लगेगा, साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए। इज इट ओके? अब देखो लिख रहा है जरा सा, इस सरफेस से जो फ्लक्स होगा मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं, इसको φ1 दूंगा मैं नाम, और इस सरफेस से जो होगा उसको मैं φ2 दूंगा। तो नाउ φ1, क्योंकि अब सरफेस का नाम लिख लिख के लिखने से अच्छा इंडिकेशन दे दीजिए। व्हाट इज द φ1? φ1 इज इक्वल टू हो जाएगा भाई E × S1, फॉर्मूला क्या था फाई का? E × S × cos थीटा। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना। तो E के वैल्यूज यहाँ पे E1 है, S के वैल्यूज यहाँ पे S1 है, और थीटा कितना भाई? बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और S इधर की तरफ, तो कितना? 180 डिग्री। तो E1 की वैल्यूज है बेटा 40, S1 की वैल्यूज है 4 × 10⁻², और cos 180 होता है -1। 4 4 जा कितना हो गया भाई? 16। तो -160 × 10⁻², इसको अच्छे से लिख लिया जाए 1 - 1.6 × 10⁻² से डेसिमल लग गया, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर पर कूलम ऐसे लिख लो। न्यूटन मीटर का पर कूलम, यूनिट इसका फ्लक्स का, ठीक है भाई। अब देखो जरा ध्यान से, φ2 अगर निकालोगे सेम लॉजिक से, E2 S2 cos 0 डिग्री। 0 क्यों? देखो E2 की डायरेक्शन S2 की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। E2 की वैल्यू 60, S2 की वैल्यू यही है 4 × 10⁻², और cos 0 1 होता है, राइट ना। cos 0 1, तो यहां मल्टीप्लाई करोगे यार, 6 4 या 24, 240 × 10⁻², दैट इज 2.4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। अब आपसे पूछेंगे टोटल फ्लक्स कितना होगा, है ना, तभी तो निकालेंगे चार्ज। तो सबसे पहले आप निकालेंगे भैया टोटल फ्लक्स कितना होगा। φ = φ1 प्लस स्केलर क्वांटिटी सीधा सीधा ऐड करना है, तो क्या माइनस कितना था भाई 1.6, और ये कितना आया था प्लस 2.4, कितना हो गया बोलो? ये हो गया 0.8, प्लस में आया है, राइट ना। माइनस में भी आ सकता है, जैसा आ जाए आपको वैल्यूज रखना है, जितना आ जाए, 0 आ जाए 0 रख लेना है, ठीक है। अब फाइव निकल के आ गया, एंड यू नो दैट। अब किधर लिखे हैं? ऊपर लिख लिया होगा, इधर मैं मिटा के लिख रहा हूं, देखो 5 = हम लोग जानते हैं कि क्लोज सरफेस के लिए होता है चार्ज डिवाइड बाई चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पूछे भाई कि चार्ज इनक्लोज कैसे निकालोगे, तो बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट × 5। Now you know the values of epsilon naught and you know the values of phi. Write down, you will get the answer. आता है ना 8.85 × 10⁻12, और इधर phi की वैल्यूज आती है, सब रखो अपने आप। phi की वैल्यूज निकाला तुमने बेटा। Is it okay? You can do the answer. Is it clear? तो ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जितने भी आएंगे सब क्यूब में आएंगे। पहला, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, इस तरीके से दिया रहेगा कि किसी सरफेस से इंटर कर रहा होगा, किसी से बाहर निकल रहा होगा, लाइक दैट। आपको पता लगाना कितना फ्लक्स एसोसिएट है। तो सारे फ्लक्स जहां जहां जिस सरफेस से इंटर बाहर हो रहे होंगे 6 फेसेस से सबसे चेक करना होगा। तो आप दिखाइए और सबका सम लिखिएगा। और जो फ्लक्स होता है वो हम लोग जानते हैं चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो चार्ज = एप्सिलॉन नॉट × फ्लक्स, चार्ज निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देते हैं।
अब हमारे पास दिया हुआ है क्यूब है, देखो ऐसे, क्यूब का छोटा बड़ा बन गया लग रहा है हमको, ऐसे बना देते हैं, कुछ देखने में भी थोड़ा ठीक लगेगा तुम लोग को। करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इज इक्वल टू, कॉमन क्वेश्चन है ध्यान देना इसको, अल्फा एक्स आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन E इज इक्वल टू अल्फा एक्स आई कैप, और इस क्यूब का साइड ए दिया हुआ है। तो कह रहा है बताइए भाई कितना इलेक्ट्रिक चार्ज इसके अंदर है। फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड, फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्यूब। क्यूब के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, राइट। अब जरा ध्यान समझो, क्यूब के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, तो अभी तरीका बताया कि जब भी चार्ज इनक्लोज निकालना तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स कितना है। फ्लक्स निकल के आ गया तो चार्ज निकल के आ जाएगा। अब जरा इसके लिखने पे ध्यान देना हमेशा, ये आई कैप दिया है, हो सकता है जे कैप भी कहीं दे, कहीं के कैप भी दे दे, राइट। जो दिया रहेगा उसको ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा हमने, आई कैप, इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, राइट, इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब फिर वही डब्बे वाली कहानी हो गई, ऐसे डब्बा रखा हुआ है, यहां से एंट्री करेगा और यहां से बाहर, बाकी से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। तो आपको पता दो ही से होने वाला है, एक तो इससे जिसका वैल्यूज होगी φ1, और एक इससे जिसकी वैल्यूज होगी कितना φ2, दोनों को निकालना है। अब ये तो नहीं दिया कि कितनी दूरी पे है, तो मान लो कुछ भी होगा, x ही मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस कितना होगा x, तो यहाँ का जो होगा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओगे भाई, ये साइड है a का, तो यहाँ डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस a, है ना। यहाँ पे अगर डिस्टेंस x मानते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस, अगर इसका डिस्टेंस d मान लेते हैं तो इसका डिस्टेंस कितना लिखोगे, d प्लस a, कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, क्योंकि दिया तो है नहीं कि कितनी दूरी पर रखा हुआ है। इज इट क्लियर। अब जब लिखते हैं हम लोग, ये सरफेस, इसका एरिया इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया इधर की तरफ है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है भाई, एरिया भी इसी डायरेक्शन में है। इज इट ओके। अब मैं लिख रहा हूं, देख लो, φ1 इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिख दूं मैं, E डॉट एस, तो E1 डॉट S1, वेक्टर लिख देते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखो E1 की वैल्यूज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है x, अल्फा x, तो डिस्टेंस x है तो आप x ही लिखेंगे। अगर यहाँ d लिखे होते तो यहाँ क्या लिखते, अल्फा इंटू डी, है ना, तो हम लोग x ही लिया, तो अल्फा इंटू एक्स आई कैप डॉट एरिया। आपको पता है इसका एरिया क्या होता है यार, इसका एरिया होता है, साइड ए दिया हुआ तो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा एरिया ए स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखो ये एक्स एक्सिस इधर की तरफ है, तो इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है, क्या लिखेंगे, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। आप चाहते तो 180 डिग्री का भी कहानी ई एस कॉस थीटा लिख के भी कर सकते थे, वेक्टर है तो वेक्टर भी सीखा करो। ये हो जाएगा बेटा अल्फा एक्स इंटू ए स्क्वायर, राइट, और आई डॉट आई हो जाएगा 1, और माइनस से आ जाएगा माइनस में जा दिए। जीट ओके, क्लियर है। अब φ2 निकालेंगे, E2 डॉट H2, अब देखो यार E2 लिख रहे हैं, इस सरफेस पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता है इस सरफेस पे यहां तक का डिस्टेंस a और ऐड हो गया, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट हो गया x प्लस a, कितना हो गया x प्लस a, तो आप यहां लिखेंगे अल्फा x प्लस a आई कैप।
इसका एरिया आपको पता वही ए स्क्वायर है, डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो क्या लिखोगे ए स्क्वायर आई कैप, क्या लिखोगे ए स्क्वायर आई कैप। इज इट ओके? डॉट प्रोडक्ट ले लो बेटा, आई डॉट आई 1 होता है, बाकी ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तो अल्फा एक्स ए स्क्वायर प्लस अल्फा ए और ए मिलकर के हो गया ए क्यूब, आई डॉट आई 1 हो जाता है। ये हो गया फाई 2। नो फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2, तो दोनों को ऐड कर दो। देखो चल लिख ही देता हूँ, यह माइनस अल्फा एक्स ए स्क्वायर यहाँ है प्लस अल्फा एक्स ए स्क्वायर प्लस अल्फा ए क्यूब। अब देखेंगे ये कैंसिल हो गया है। हाउ मच इट इज अल्फा ए क्यूब। और फ्लक्स इज इक्वल टू तो बेटा चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से लिख दो, यहां से आपके पास निकल के भी आ जाएगा व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट अल्फा ए क्यूब। कितना हो गया अल्फा एप्सिलॉन नॉट अल्फा ए क्यूब, दिस इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो वो सिंपल सा है, यही क्वेश्चन और कॉमन सा है, पूछा भी जाता है। तो ध्यान रखना बेटा क्या करना है, किससे इन कर रहा है वो वाला वहां पे फ्लक्स निकालो, किससे आउट करो वहां पे फ्लक्स निकालो, अपने आप वो साइन के साथ आएगा, इन वाला माइनस के साथ आएगा, बाहर निकलने वाला प्लस के साथ आएगा, फिर आप सम करेंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। टोटल जैसे निकल के आएगा फिर उसको आपको क्या रख देना, टोटल फ्लक्स जो होता है वो चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, रखेंगे निकल के आंसर। इज इट ओके? तो एक सेम क्वेश्चन है, एक और भी दे के देख लें या होमवर्क में दे देते हैं यार, आ जाओ। अगर मैं यहां पे बेटा बीटा वाई जे का यदि हम लोगों ने ये फ्लक्स सेम क्वेश्चन है, क्यूब रखा हो सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके। मैं थोड़ा फिगर मिटा के नया फिगर बनाता हूं, तो इसको सॉल्व भी कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर एक होमवर्क के लिए थोड़ा बड़ा सा दे देते हैं, ये आपकी समझदारी बढ़ाने के लिए है ना। पहला वाला क्वेश्चन ही स्कूल में अगर बहुत आता है तो वही आता है, बाकी कुछ नहीं। या जो एकदम पहला क्वेश्चन लिए थे हम लोगों ने, फ्लक्स दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा। चलो देखो यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम दिया हुआ, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज बदल दी गई है। क्या लिखा गया, E इज इक्वल टू बीटा वाई जे कैप, है ना, बीटा वाई जे कैप। इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है बोलो, जे कैप, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब भाई लाइनें अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, ध्यान समझ रहे हैं, ये डब्बा है अब लाइनें ऐसे जा रही हैं, तो इस सरफेस से एंटर करेगा और इससे बाहर, बाकी से कोई भी फ्लक्स देखो सब टेंजेंट हो जाएंगे, राइट ना। तो इनसे चारों से कुछ नहीं होगा, इससे एंटर करना, इससे बाहर निकलना। तो जो बात करते हैं यहाँ पे, यहां से एंटर करेगा और यहां से बाहर निकलेगा, ये दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड E1, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E2। फिर देखोगे इसका एरिया ऊपर S2, इसका एरिया नीचे S1। इज इट ओके? और लिखते हैं भाई फ्लक्स, फिर से इससे जो फ्लक्स लिखेंगे नीचे वाली से φ1 लिख देंगे, इससे जो लिखेंगे वो φ2 लिख देंगे। इज इट क्लियर? हाँ ना बोले तुम लोग, एक को φ1 एक को φ2। अब देखो φ1 लिख रहे हैं, φ1 इज इक्वल टू E1 डॉट S1, E1 डॉट S1। अब यहां पे देखो E1 इधर की तरफ, S1 उधर की तरफ, तो आप लिख सकते हैं E1 इंटू S1 इंटू कॉस, तो वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा, सुनो ना, सीधा सीधा आंसर ओरल सा है। E1 की वैल्यू कितना है, बीटा वाई, कितना है, बीटा वाई जे कैप। तो आपको पता है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, एक्स जेड प्लेन पे, यहाँ पे आप देखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा भाई 0, वाई की वैल्यू कितना है यहाँ पे 0। तो आप लिखेंगे कि E1 लिखेंगे, E1 कितना आ गया, तो आप लिखेंगे भैया
क्या है, बीटा इंटू वाई है, तो वाई की वैल्यू है 0, बीटा इंटू 0 जे कैप, तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो क्या 0 हो जाता है, 0 वेक्टर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो फ्लक्स कितना हो गया, 0 ना। देखो इस प्लेन पे ग्राउंड पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कितना आएगा, 0। वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0। तो ये बता रहा है बेटा कि इस प्लेन से वाई की वैल्यू हर जगह 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। जो हमने दिखाया वो बेसिकली है नहीं, अगर रहता तो ऐसे होता, डायरेक्शन हमने ऐसे दिखाया था, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज कितनी आ रही है इसकी, 0 आ रही है। जब ई 0 आ गया तो इससे फ्लक्स कितना हो गया, 0, यानी यहाँ से कोई भी लाइन एंटर नहीं कर रही है, राइट ना, क्योंकि है नहीं। अब यहां से देखेंगे भाई E2 φ2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे वैसे, देखो E2 इंटू S2, डॉट प्रोडक्ट लेना है। E2 की वैल्यू देखो, अब यहां से जाते जाते कितनी हाइट ऊपर जा चुके हैं हम लोग, A, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बदल के A हो गया होगा, कितना हो गया होगा, यहाँ 0 से A ऐड कर दिए थे। समझ में आ रहा है, फिर से एक बार बात करते हैं। जब पिछले क्वेश्चन में थे हम लोग तो इसको लिए थे x, ये दूरी पे था, देखो ओरिजिन पे नहीं है, तो x की वैल्यूज आएगी, तो यहाँ से भी फ्लक्स आया था, और फिर इसका डिस्टेंस हो गया था x प्लस a, तो यहाँ से भी फ्लक्स आया था, राइट। लेकिन यहाँ पे ये x एक्सिस पे रखा हुआ है, एक्स जेड प्लेन पे एकदम x एक्सिस पे रखा हुआ है, तो इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ से फ्लक्स कितना होगा, 0। और यहाँ से y a ऊपर जाओगे तो यहाँ कोऑर्डिनेट y प्लस a होता है, तो y वैल्यू 0 में a ऐड करोगे तो बेटा a ही बचेगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा बीटा, और y कोऑर्डिनेट जो हो गया वो a हो गया, j का डॉट a स्क्वायर j का, ये देखो पैरेलल टू y एक्सिस है। j डॉट j 1 पता है ना, i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1, ठीक है। तो यहां से आप करेंगे बीटा a और a स्क्वायर है, a स्क्वायर और a करोगे तो a क्यूब, दिस इज द φ2। टोटल फ्लक्स कितना होता है भाई, φ1 प्लस φ2, दोनों को ऐड करो, 0 में इसको ऐड करोगे तो वही ना आएगा, तो 0 प्लस बीटा a क्यूब, इट्स बिकम बीटा a क्यूब। आपको पता टोटल फ्लक्स होता है चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द चार्ज, चार्ज इनक्लोज इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बीटा a क्यूब। एक ही तरीके का क्वेश्चन है, जैसा पहला था वैसा ही है, सिर्फ क्या है भाई, इसकी पोजीशन थोड़ा अलग है, उसमें इसका डिस्टेंस दिया था, इसमें y से इसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, 0 ही है, और डायरेक्शन z एक्सिस सॉरी y एक्सिस के लॉन्ग दिया हुआ है, तो आप उस हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। आई होप सो, तो ठीक ठीक ही क्वेश्चन होते हैं। इसका स्कूल के लिए पहला वाला जो क्वेश्चन था, इसमें 60-40 जो दिया था, बस बहुत है हमारे ख्याल से, बाकी थोड़ा सा लेवल बढ़ा के रखोगे तो हमेशा छोटा वाला आसानी से निकलता है, ठीक है। अब एक होमवर्क दे दे रहा हूं, आप उसको ट्राई मारिएगा। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बदलना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू अल्फा एक्स आई कैप बीटा वाई जे कैप प्लस गामा के कैप। इसको आप करेंगे तो आपको 2-3 चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। कह रहा है बताइए इस क्यूब से, यही क्यूब है, क्वेश्चन को आप बना लीजिए, तो सॉल्यूशन के समय हमने बना दिया था, लिख लो होमवर्क के लिए क्वेश्चन को। टेढ़ा है तो टेढ़ा नहीं है, जो अभी आपको बताया उसको कंबाइन कर दिया हमने सिर्फ, सॉल्यूशन का तरीका भी बता देते हैं, बाकी आप हिंट मारिए, जो नहीं आएगा फिर हम लोग उसकी बात करते हैं, ट्राई तो मारना हिंट के हिसाब से। देखो जरा इधर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हमारे पास क्यूब है जिसका साइड ए है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एक्स आई कैप बीटा वाई जे कैप एंड गामा के कैप। गामा के साथ जेड नहीं लगाया हमने, जानबूझ के नहीं लगाया है, ठीक। क्वेश्चन है, कह रहा है बताइए इससे कितना चार्ज, इसके अंदर कितना चार्ज है, फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द क्यूब। अब देखो वो सिंपल सा मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपको पता है आई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आपके लिए यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ है, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, 3। आप पहले इससे देखो,
अभी निकाला था हम लोगों ने, केवल इतना था जब तो निकाला था ना। तो अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, φ1 लिखना, इसका φ2 लिखना, निकाले थे, अल्फा ए क्यूब आया था अभी, याद भी है, अभी तो निकाला था, है ना। अब देखो फिर इसको पकड़ना, ये भी बताएगा सर किधर से एंटर कर सकता है ये और इधर से बाहर निकल सकता है। तो यहाँ से निकालना बेटा φ3 और यहाँ से निकालना φ4। ये पता है ये 0 आया था, अभी निकाला था हम लोगों ने, इसकी वैल्यू आएगी और फिर इसके भी फ्लक्स निकालेंगे, अभी वो भी निकाला था, अभी तो रखा ही हुआ, बीटा टोटल आता बीटा ए क्यूब। तो इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकाला आपने, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का निकाला। अब ये रह गया है गामा, जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो देखो ये डब्बे को अगर रखोगे ना, ये इधर से एंट्री करेगा और इधर से बाहर निकलेगा। बट एक इंटरेस्टिंग सी बात इसमें जानबूझ के दिया ताकि यहाँ से सीखो, ये गामा की वैल्यू कांस्टेंट दिया, तो जेड एक्सिस नहीं लिखा है हमने, जेड कोऑर्डिनेट कोई वेरिएबल नहीं लिखा, तो कांस्टेंट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एंटर करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकलेगा। तो आप देखेंगे जितना एंटर किया उतना ही बाहर, तो इसका कंट्रीब्यूशन 0 आ जाएगा, निकालना है ना। इसका कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा 0, क्योंकि जितना यहाँ से एंट्री किया इतना यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इन तीनों का सम करके 6 फ्लक्स आपको दिखाई देंगे हर सरफेस का, φ1 φ2 φ3 φ4, और अंदर वाले से 5 और बाहर वाले से ये 5 6, सबका सम करेंगे तो 5 और 6 का जो सम आएगा वो 0 आएगा, ध्यान रखना। अब इसमें दिखा पाना 3D में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला सरफेस इससे इन करेगा और ये वाला जो सरफेस दिखाई दे रहा है इससे क्या होगा, बाहर निकलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने जानबूझ के जेड कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, इसलिए दोनों जगह जितना इन करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन 0 आएगा। फिर तीनों का जो भी 6 आए उनका सम करिए, आपको मिल जाएगा कितना फ्लक्स हो गया। फिर टोटल फ्लक्स के बाद वही करना है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल चार्ज आ जाएगा। तो ट्राई मारना, जो नहीं आएगा फिर बात किया जाएगा। जब बड़े क्वेश्चन हो गए, बढ़िया क्वेश्चन हो गए, मेडिकल वाले स्टूडेंट को इनको नहीं करना चाहिए, दे कैन इग्नोर, ठीक है। इतना लंबा उनके में नहीं आता, उनके वही पहला दूसरा तक बस। पहला देखो इन जनरल जितने एक्सरसाइज कराते हैं ध्यान रखना, उसका जो पहला क्वेश्चन होता है, पहला से लेकर दूसरा, वो बोर्ड का क्वेश्चन होता है। तीसरा दूसरा जो होता है वो जेई मेंस, मेडिकल और इसके क्वेश्चन होते हैं। और चौथा पांचवा जब पहुंचने लगे तो समझ लेना थोड़ा लेवल बढ़ गया, एडवांस तक में जाने लगे हैं। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं दे कैन इग्नोर द लार्ज क्वेश्चंस, फेज 5 6 में जो पहुंचने लगता है तो उसको आप इग्नोर करिए, बाकी आप करिए, ठीक है। हाँ अगर आप उनको कर लेते तो आपके लिए तो लाजवाब है यार, कुछ करना ही नहीं, फिर आप तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी वैसे ही उड़ा दोगे। चलो एनीवे, अब एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग वापस टॉपिक पे। ऐसे क्यूब दिया हुआ, अब क्यूब को मैं ऐसे ही केवल बना दे रहा हूँ 2D में। कि एक लाइन चार्ज है यहाँ पे, ये SCV में एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, SC वर्मा में, और है भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, अब पूछा भी गया 1-2 बार। करें कि एक लाइन है यहाँ पे, इसका साइड A दिया हुआ है, इसका लेंथ L दिया हुआ है, उसमें भी हम लोग थोड़ा केस वेस बदल के कहानी कर सकते हैं, बट एक जैसी कहानी होगी। कह रहे भाई कि ये अगर यहाँ से ना कांस्टेंट वेलोसिटी v कांस्टेंट है, ध्यान रखना है, से अगर ये यहाँ से एंटर करता हुआ बाहर निकल जाए तो फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। किसका किसका ग्राफ प्लॉट करना है, यहाँ पे टाइम लेना है और यहाँ पे फ्लक्स लेना है, फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है। तो जरा ध्यान से देखो, ये t को 0 पे ये जस्ट टच कर रहा है, ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, अभी बाहर ही है। तो फ्लक्स लिखना बड़ा आसान है यार, फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है बोलोगे, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ना, सिंपल सा फार्मूला, अभी चार्ज वाले पे ही हम लोग हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जरा ध्यान से, कितना चार्ज अंदर होगा, अगर ये लाइन चार्ज में है तो किसी टाइम पे कुछ भी लेंथ हो हम लोग लिख सकते हैं कि लैम्डा इंटू एक्स डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब एक्स लेंथ अंदर है किसी टाइम पे, है ना। तो कितना चार्ज अंदर होगा, लैम्डा इंटू एक्स। अब आपको पता है अगर यूनिफॉर्म मोशन से है तो आपको पता है एक्स इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, काइनेमेटिक्स तो पढ़े हो ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम अगर यूनिफॉर्म मोशन हो तो। यूनिफॉर्म है यार, तो क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू वी इंटू टी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई देखो जरा,
लेमडा वी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। आपको पता है लेमडा कांस्टेंट दिया है, वी कांस्टेंट दिया है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट दिया है, तो ये कांस्टेंट है। इट इज y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx। समझ में आ रहा है? y इज इक्वल टू mx क्या होता है बेटा? y इज इक्वल टू mx का मतलब होता है कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन है ना? तो यार देखो, ये यहां से इसका लाइन बनेगा ऐसे, लेकिन ऐसा कब तक, ये ध्यान से देखना। अब जब इसको बढ़ाते हैं आगे, देखो सबसे पहले फिर से एक बार समझो। ये एक लाइन चार्ज है लेंथ एल का, ये है v वेलोसिटी से एंटर करना चालू किया, करते करते फिर इसे बाहर निकल के चला गया, राइट। हमको पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से, क्यूब है ये, सरफेस को दिखाई दे रहा है, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। अब ये लाइन है तो चार्ज कैसे लिखेंगे, मानो थोड़ा समझाते हैं हम यहाँ पे। मानो थोड़ा अंदर चला गया है ऐसे, इसी टाइम टी में कितना अंदर आ गया, x। इधर अंदर इधर कम हो जाएगा ना, तब नहीं अंदर जाएगा यार, ऐसे रॉड है, आगे बढ़ेगा तो इधर से आगे मूव करता जाएगा, इतना अंदर आ गया, इधर से आगे बढ़ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो इस पे जो चार्ज होगा वही तो लिखेंगे। तो चार्ज जो लिखा जाएगा लेमडा इंटू एक्स लिखा जाएगा भाई। 1 मीटर पे लेमडा होता है तो एक्स पे कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एक्स डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है तो डिस्टेंस पे लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम। ये आ गया फ्लक्स। इसको ध्यान से देखें, लेमडा इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ था, वो कांस्टेंट दिया था, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था, ये भी लिखा हुआ था। तो ये सारे टर्म क्या हो गए, कांस्टेंट बच गया, टी वेरिएबल। दिस इज y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx इज अ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, है ना, ये लाइन हो गई। लेकिन ये कब तक, देखो जरा, अब ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये हो गया, ठीक। अब पूरा आ गया है लेमडा एल, पूरा का पूरा कितना हो गया, अब ये एक्स नहीं रह गया, कितना हो गया भाई, एल बढ़ते बढ़ते एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एल। अब उसके बाद देखो अब ये निकलना चालू करेगा। अब यहाँ जब निकलेगा ये इधर से, तब भी अंदर कितना रहेगा, एल ही रहेगा, दिखाई दे, सॉरी अंदर जो रहेगा ए, पूरी लेंथ के बराबर। अब फिर बाहर ये निकलेगा, इधर से कम हो जाएगा मान लो, तो इधर बढ़ गया, फिर भी पूरा ही चार्ज अंदर है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। और ये आगे बढ़ा, इधर निकल गया, तभी अभी पूरा चार्ज अंदर है, तभी फ्लक्स में कोई चेंज नहीं पड़ा। फिर ये आगे बढ़ा और तो इधर वाला अंदर घुस गया, यहाँ पहुंच गया, और ये वाला आगे बढ़ गए हैं, अभी भी फ्लक्स कितना है, वही लेमडा ए बाई एप्सिलॉन। लेकिन अब आगे बढ़ेगा, अब देखेंगे अब चार्ज कम होने लग गया, ये आगे बढ़ता जा रहा है, अब यहाँ सपोर्ट नहीं, इतना कम हो गया। फिर और आगे बढ़ेगा, ये और कम हो जाएगा, और आगे बढ़ेगा डियर, ये और कम होता जाएगा, बढ़ाते जाओ, कम करते जाओ, फिर एक टाइम आएगा पूरा का पूरा बाहर और जीरो हो गया। फिर तो देखो यार ध्यान से, पहले चार्ज बढ़ा है इसके अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद ना चार्ज, इसके मूवमेंट से चार्ज जो इसके अंदर था वो चेंज नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये चार्ज जो है जितना निकल रहा था उतना इधर सेंटर कर जा रहा था, तो टोटल चार्ज इसके अंदर कांस्टेंट बना हुआ था, इसलिए जो फ्लक्स है कुछ देर तक कांस्टेंट रहेगा, राइट। उसके बाद जब ये यहां तक पूरा एंड करके निकलना चालू कर देगा, तब आपको पता चार्ज घटने लगेगा, और फिर इसी रेट से घट रहा है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो फिर आप दिखाएंगे ये घटना चालू करो, घटते घटते जीरो। तो फर्स्ट फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फिर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, फिर डिक्रीज करेगा। मैक्सिमम वैल्यूज कितनी होगी, जब पूरा का पूरा ए लेंथ के बराबर अंदर होगा, तो आप ये मैक्सिमम फ्लक्स है जिसकी वजह से होगी लैम्डा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है मैक्सिमम फ्लक्स। इज इट ओके? है ना, बोल नहीं रहा तुम लोग, ठीक है ना? ये हो गया बेटा फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ। इसमें जब ये रॉड इसके अंदर से पास करेगा तो ठीक है। यहां पे हम लोगों ने लिया था कि लेंथ बड़ा देखने में लग रहा था, किससे, ए से। इज इट ओके? अब मान लो उल्टा होता है, क्या उल्टा होता है कि लेंथ छोटा होता है ए से, तो ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, फिर से वापस बना के समझाते हैं। देखो ये होता है ऐसे छोटा सा, ये है बड़ा उसके कंपेयर में, है ना। देखो जब पहले तो इन करेगा,
ये यहाँ इन करेगा तो यहाँ कम होगा, इन करेगा कम होगा, तो यही फार्मूला लगेगा क्योंकि बढ़ता जा रहा है। तो आप यही बनाएंगे। देखिए जब पूरा अंदर आ जाएगा, अब इसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो देखो ये आगे बढ़ के यहाँ पहुंचेगा तो ये यहाँ से, तो चार्ज अभी आगे बढ़ रहा है लेकिन टोटल चार्ज फिक्स है, तो ग्राफ वैसे ही रहेगा। और ये बढ़ते बढ़ते जब तक मूव करते करते ये यहाँ फिर मूव किया, अब यहाँ फिर अब बाहर निकलने लगा तो घटने लगेगा, और फिर ये बाहर निकल जाएगा तो घटते घटते फिर 0। लेकिन अब क्या है कि किसी भी टाइम पे यहाँ पे L छोटा है अगर, तो ज्यादा से ज्यादा पूरा चार्ज अंदर आ गया है इसका। पहले पूरा नहीं आ पा रहा था क्योंकि कुछ बाहर रह जा रहा था, तो उसमें फ्लक्स लिखे थे लैम्डा A बाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखें। और जब L छोटा हो जाएगा A से, तब यहाँ पे A नहीं आएगा, कितना आएगा, बस मैक्सिमम वैल्यूज का फर्क पड़ेगा और किसी चीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये उसी में थोड़ा हम लोगों ने चेंज कर लिया, एससीबी ने थोड़ा दिया था, थोड़ा हम लोगों ने पढ़ा लिया कि छोटा हो जाए तो क्या होगा, बड़ा होगा तो क्या होगा, ये तो क्वेश्चन बनते हैं सर। इज इट ओके? तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लक्स ड्यू टू चार्ज। तो भाई हम लोगों ने निकाला क्या क्या भाई, हम लोगों की मुलाकात पहले तो बेसिक से समझे, हम लोगों की मुलाकात हुई थी गौस साहब से, क्योंकि हम लोग फंस गए थे कहाँ पे, इंटीग्रेशन के चक्कर में। तो गौस साहब ने कहा भैया एक चीज सीख लो तो तुमको हम इंटीग्रेशन से बचा देंगे, और हम लोगों को निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। हमने कहा भैया सिखा दो, तो सिखाया क्या उन्होंने, फ्लक्स। और फ्लक्स सिखाते सिखाते उन्होंने चार्ज से फ्लक्स निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स निकालना सिखा दिया बहुत सारा। तो हम लोग को याद आ गया कि भैया हम लोग फ्लक्स इसलिए सीख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इसलिए नहीं हमको फ्लक्स निकालना था। तो फिर हम लोग गौस साहब के साथ वापस गए, भैया एक काम करो, आप तो हमको डाइवर्ट कर दिए, हमको आपने डाइवर्ट करके कहाँ लगा दिया, फ्लक्स निकालो फ्लक्स निकालो। ठीक है निकाल लिया, सीख लिया, लेकिन हमारे ओरिजिनल काम पे आओ, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक, तो अब आगे हम लोग निकालेंगे गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड, कि गॉस के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे निकाला जाता है, इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, राइट ना। तो ये हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, बहुत सारे हैं जहां पे हमको इंटीग्रेशन नहीं करना। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, बाय।